हाय दोस्तों, मैं दयानंद कुमार झा मैं एलसीसी में आपका स्वागत करता हूं और आज से आपके लिए इतिहास की शुरुआत कर रहा हूं। अब सोचेंगे आप कि जीके जीएस में इतिहास से ही शुरू क्यों। इसका एक वजह है कि इतिहास आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे सब में एक अहम महत्व रखता है इसका। यह सारे एग्ज़ाम में लगभग सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है और इससे हम एक बेस बनाते हैं। यदि इतिहास मेरा बेहतरीन रहता है, इसकी समझ बेहतरीन रहती है, तो ज्योग्राफी भी हम बेहतर समझते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इतिहास से और इतिहास में भी स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास, यह भारतवर्ष जम्बूद्वीप का भाग है। भारतवर्ष जो है जम्बूद्वीप का भाग है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, उपमहाद्वीप है। अब हमने क्या कहा कि यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप है। अब बात आता है उपमहाद्वीप। जैसे आप फिगर में इस टाइप का देखते हैं नीचे से, यहां जो रहता है, देखिए ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये एरिया जो आप देखते हैं इसको उपमहाद्वीप कहता है, क्योंकि तीनों ओर से जो आप देख रहे हैं समुद्र से घिरा हुआ है। और वैसा क्षेत्र जो इस तरह से बना हुआ है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप है। उसके बाद आता है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, ये कहने का मतलब है कि यहाँ के जो व्यक्ति है उसे भारत का संतान कहा गया है। उसके बाद यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। जैसे मिस्रवासी के बारे में कहा गया है, वह सिंधु नदी को कहा जाता था इंडस कहता था। सिंधु को क्या कहता था? इंडस कहता था वो। उसी तरह से तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। फारसी में स को ह कहा जाता है। इस कारण से उस समय सिंधु को हिंदू कहते थे और हिंद से क्या बन गया? हिंदुस्तान। इसलिए कहते हैं हिंदू का के लिए हिंदुस्तान। वर्ड का प्रयोग जो हुआ है इसी तरह से हुआ है। तो ये मुस्लिम सब जो व्यक्ति थे जो कि फारसी बोलते थे, मुस्लिम इतिहासकार, वो बोलते थे इस तरह से। उसके बाद अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को हम कितने भागों में बांटे हैं? तीन भागों में बांटे हैं। पहला है प्राचीन भारत, जिसको कहते हैं एंशियंट इंडिया। क्या कहते हैं? एंशियंट इंडिया। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मेडिएवल इंडिया। और तीसरा है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ये तीनों पार्ट को हम अलग अलग से बेहतरीन तरीके से बताएंगे और आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे आपको। आगे देखते हैं कि अब हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं। ये प्राचीन भारत को स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऐसा काल जिस समय लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, तो फिर इसके बारे में कैसे पता चला है? उस समय जो पुरातात्विक स्थल था, उससे जो औजार वगैरह मिले थे, उससे हम इसको कर पाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। जैसे आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा आप जानते होंगे सिंधु सभ्यता वाला, आप मोहनजोदारो मूवी में भी देखे होंगे। वह समय जो था वह आद्य ऐतिहासिक काल का था। और आद्य ऐतिहासिक काल जो था, उस समय जो उसकी लिपि थी वो भावचित्रात्मक था। अब भावचित्रात्मक क्या? पिक्चोरियल टाइप का, एक फिगर टाइप का लिपि था, जिससे आप समझना पड़ता था इतिहासकार को कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मगर उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। परंतु इधर हाल में जो है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया था कि ऐसा कुछ हुआ है जिसमें कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो उस समय का पिक्चोरियल टाइप का जो था लिपि, उसमें कुछ पढ़ा गया है। अब देखते हैं ऐसा यदि कुछ होगा तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा है ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया।
ऐतिहासिक काल जो होता है, इतिहास में उसे ही कहते हैं जिसके बारे में पहले हम देखते हैं और समझते हैं। उसके लिए जो है लिखित साक्ष्य मुझे मिला है। जैसे आप वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, जैसे आप ऋग्वेद वगैरह को, उसको हम पढ़ते हैं क्योंकि वह लिखित साक्ष्य भी है और उसे हम पढ़ते भी हैं। तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हो और पढ़ा गया हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आप जानते हैं इतिहास के बारे में कि जो बीता हुआ घटना हो, परंतु वैसा घटना जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हो, जिसे हम पढ़ पाएं, तभी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे उस समय के और अभी के वर्तमान घटना के बारे में। तो देखिए, तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसमें पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? प्लेस्टेशन युग, मतलब उस समय स्टोन की बात करता है, उसमें पत्थर की बात करता है कि उस समय पत्थर के जिस कैसे औजार थे, व्यक्ति का रहन सहन कैसा था उस समय का, वो पाषाण काल था जो प्रागैतिहासिक काल के अंदर आता था। और यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता बताया आपको, और ऐतिहासिक काल में क्या बताया आपको? वैदिक सभ्यता। हम टोटली को वैदिक सभ्यता क्या है, इसमें कौन कौन था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पाषाण काल के बारे में बहुत अच्छे से डेट के साथ बताएंगे, कब से कब किसका पीरियड था, कितना दिन का पीरियड था, इसमें क्या क्या हुआ था, सब चीज़ को बहुत अच्छे से बताएंगे। आगे है प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ जो आप देखते हैं, जैसे कि आप ऋग्वेद वगैरह पढ़ते हैं, उसमें जो आप देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, ये सब के बारे में जो ये धर्म ग्रंथ है, जैसे महाकाव्य वगैरह देखते हैं, महाभारत या आप रामायण, ये सब क्या है? हमारा धर्म ग्रंथ है। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत, जैसे या ऐतिहासिक स्रोत। उस समय कुछ पांडुलिपि वगैरह, भोजपत्र वगैरह पे लिखा जाता था, उस चीज़ से जो मिला है हमें, उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें पूछा जाता है। जैसे आपने फाहियान का नाम सुना होगा, इत्सिंग का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये सब जो आप सुनते हैं कि हैंसोंग वगैरह, ये सब के बारे में जितने भी बातें किया गया है, इस सब के बारे में भी हम देखेंगे, वह क्या कहा था, इसके बारे में नहीं कहा था। इसे कहते हैं विदेशियों का विवरण। उसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो हमें पुरातत्व से मिला है, जो उसके सर्वेक्षण किए थे, सर्वेक्षण करने के बाद जो मिला हुआ है, उससे जो हमें जानकारी मिली, उसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं सारी बातों को, कि प्राचीन भारत का इतिहास जब हम शुरुआत किए तो वहाँ पे भारतवर्ष जो है ये जम्बू द्वीप का भाग है, ये तो आप जान गए। फिर यह उत्तर में हिमालय, हिमालय का आपने ऐसा फिगर देखा होगा, ऐसा फिगर ऊपर में जो देखते हैं ऐसा फिगर, ये यहाँ की बात कर रहा है, और यहाँ से जो नीचे आप देखते हैं ये उत्तराखंड, हिमालय वाला पूरा भाग की बात कर रहा है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहाँ तक है? समुद्र तक। ये दक्षिण में कौन सी है? समुद्र तक जो फैला हुआ भाग है, उसे क्या कहते हैं? ये उत्तर से फैला हुआ उपमहाद्वीप है। वो तो मैंने बताया ही उपमहाद्वीप क्या होता है। उसके बाद फिर कहा था, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में क्या कहा गया है? भारत का देश, भारत का देश, इसे क्या कहा गया है? भारत, भारत का देश अर्थात भारत। और इधर आप जानते ही हैं, मैंने इसको बताया, अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। उसके बाद मैंने बताया आपको कि प्राचीन भारत के स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे आप रिकॉल कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि इसमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी स्रोत। अब आगे देखते हैं, इसके बाद की जो बातें आएगी फिर देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यह जो है जानकारी जो स्रोत से मिला है, वो 4 स्रोत के बारे में बताया। तो चलते हैं पहला स्रोत के बारे में देखते हैं। यह है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद जिसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी। 2 पैन जिसको कहते हैं वेद व्यास जी, वही है इनके संकलनकर्ता। वेद ही वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। आपने लाइन सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम, यह लाइन जो है वेद से ही लिया गया है, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी देश है, वहाँ के भी व्यक्ति जो एक कुटुंब के समान है। आज भी हमारे यहाँ देखते हैं हमारे समाज में कि जो भी आते हैं मतलब कुटुंब वगैरह, तो उसको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, अतिथि जिसको आप कहते हैं, वह यहीं से लिया गया है, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब यह वेद की बात है, ये वेद से लिया गया बात है, उपदेश देता है। वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा क्या है? अथर्ववेद।
इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। जब इन चारों वेदों को एक जगह रखते हैं तो क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। फिर आता है, पहला लेते हैं ऋग्वेद को। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। देखिए, आपको किस किस पॉइंट को याद रखना है इस बात को हम दिखाते हैं आपको। जैसे सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे अंतिम का वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद। सबसे अंतिम में कौन सा आया? अथर्ववेद। इस चारों को क्या कहा जाता है? संहिता। उसके बाद क्वेश्चन है कि ये वसुदेव कुटुंबकम को कहाँ से लिया गया है, तो वेद से लिया गया है। फिर आता है कि कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। इतना बात तो आप जानेंगे। फिर आगे देखते, इसमें 10 मंडल हैं, तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल। सूक्त 1028 और ऋचाओं की बात करें तो कितना है ये? 10,462। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। जो इस ऋचाओं को पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? वैसे ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। उसके बाद इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली की बात। अब आर्य कौन थे? जो विशिष्ट पुरुष कहा गया है कि आर्य कहा जाता था, जो हमारे यहाँ अफगानिस्तान और पंजाब में आके बसे थे। मैक्स मुलर का कहना था कि वो दक्षिण एशिया से आए थे। अभी जैसे उच्च कुल के व्यक्ति जो कुलीन वर्ग थे उसे उस समय भी कहा जाता था आर्य। ऋग्वेद में क्या कहता है? इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। आपने ऋषि विश्वामित्र का नाम सुना होगा, वही ऋग्वेद के रचयिता थे। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, आप जो गायत्री मंत्र सुनते हैं वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है तथा इसे कहा जाता है सावित्री को भी। सूर्य देवता तथा सावित्री को समर्पित है। उसके बाद आता है इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख जो है किसमें है? 9वें मंडल में। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सोम का उल्लेख किसमें है, तो 9वें मंडल में। आपको यह सब बातें याद रखनी होगी कि ऋग्वेद के रचयिता थे विश्वामित्र। इसके तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है, जो किनके लिए है? सूर्य देवता के लिए। और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। उसके बाद आता है इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित जो ऋचा था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था खिल। खिल कहा जाता था। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्ण की बात कहा गया है। इसी में 10वें मंडल में ऋचाओं किसका? ऋग्वेद का। तो आप जानते हैं ये जाति वर्ण व्यवस्था जो था उस समय ऋग्वेदिक काल में जो था, उसमें वैदिक सभ्यता की बात जब करते हैं तो उसमें जो था उसमें काम के आधार पे वर्ण बटा हुआ था। वो उसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है? इसमें किया गया है 10वें मंडल में। तो आप हमको लग रहा है कि आप इसके बारे में बहुत अच्छा से समझ पाएँ। यदि आपको कोई दिक्कत तो फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, अच्छे से समझिएगा कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी है ये। इसका सबसे प्राचीन वेद क्या ग्रंथ जो है क्या है? वेद है। और इसके जो संकलनकर्ता मतलब रचयिता जो है कौन है? वेद व्यास जी हैं। ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो वह वेद से लिया गया है। उसके बाद इसके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों समझे। तो हम स्टार्ट किए थे ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में हम पढ़े थे इसका क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं, ऋचाओं के। इसमें 10 मंडल था, 1028 सूक्त था और 10,462 ऋचाएं था। उसके बाद इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। और इसके तीसरे मंडल से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात कही गई है। मैंने आज ये सारी बातें आपको बताई। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप इतिहास को सिलसिलेवार इसी तरह से पढ़ेंगे
तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आप क्या करेंगे, यदि आपके पास कोई सेट प्रैक्टिस हो तो यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास का जो एक स्रोत है वहाँ से यदि आप जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ यहाँ तक का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। आगे का क्लास जो देखेंगे उसमें और आगे जैसे यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में सारा बताया जाएगा। और पीछे जो आप देखे थे सिंधु सभ्यता काल, पाषाण काल, वो सारे के बारे में बताएंगे। आप बेहतर तरीके से समझिए। इतिहास पढ़ने का मतलब ये है कि इतिहास से आप जो सीखे हैं उसको आप मन में एक कहानी की तरह सोचिए, फिर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो क्लास में बताया जा रहा है इसको विशेष यदि आपको लगता है तो 1 से 2 बार देख लें, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब आज के लिए थैंक यू।